जी तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस। इंटरफेस जो है, मिसलीडिंगली लोग इसे क्या समझ लेते हैं, बच्चे इसका गलत कंसेप्ट ले लेते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल रेस्टिंग फेज है। बच्चे इसका क्या मतलब ले लेते हैं कि ये एक रेस्टिंग फेज है, क्योंकि अपेरेंटली हमें सेल जो है वो डिवाइड करते हुए नज़र नहीं आ रहा होता, बट दिस इज़ नॉट अ रेस्टिंग फेज। एक्चुअल में यही तो प्रोसेस है किसी भी काम की तैयारी का। जिस तरह हमें तैयारी के लिए तो टाइम लगता है, बाकी तो प्रोसेस ही बहुत सिंपल है। माइटोसिस तो 30 मिनट्स के अंदर हो जाएगी। ओके, इंटरफेज में हमने प्रिपरेशन करनी है सेल डिवीजन के लिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी सफ़र पे जाने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन की तैयारी का जो मरहला है वो इंटरफेज है। ये रेस्टिंग फेज बिल्कुल नहीं है, इसको आपने रेस्टिंग फेज नहीं समझना। इसमें जो चेंजेस हैं वो नॉन अपेरेंट चेंजेस हैं, जो कि मेटाबॉलिकली हमें ये लगता है कि सेल जो है वो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर, जबकि हकीकत में ये जो है इसे रेस्टिंग फेज समझ लिया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज नहीं है। एक्चुअली इंटरफेज इज अ फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरह, अभी हम इसके प्रोसेस स्टडी करते हैं। एक्चुअल में इंटरफेज का जो प्रोसेस है ये डिफरेंट फेजेस के अंदर है। ये पूरा सेल साइकिल है हमारा। ये 3 मरहले जो हैं हमारे पास, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये एक्चुअल में इंटरफेज के मरहले हैं। और बाद में हमारा माइटोटिक फेज आएगा, ठीक है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल की जो सेल डिवीजन है वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर अब हम अगर नोट करें तो G1 फेज 9 आवर्स का है, S फेज 10 आवर्स का है, जबकि G2 फेज 4.45 आवर्स का है, ठीक है। माइटोसिस को तो सिर्फ लगते ही 30 मिनट्स है। ओके, तो अब जो इंटरफेस को हमने मिसलीड कर लिया, हमने इसको रेस्टिंग फेज समझ लिया, वो हमारी गलती है। वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है ना। गलत कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लेना कहीं से भी, ना इस चीज़ को रट्टा लगाना है। अब हम इंटरफेस को अगर स्टडी करें, इंटरफेस में होता क्या है। सबसे पहले अगर हम G1 फेज की बात करें, अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब बेसिकली हम स्पेसिफिक रहेंगे किसके ऊपर। अब हमारा जो यहाँ पे डीएनए है ये प्रेजेंट है, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट है, ओके। डी डीएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पे वेरियस ऑर्गेनेलिस हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। कोई भी आप इसको बना लें, ठीक है ना। वेरियस जो है वो हमारे पास मौजूद है, जबकि हमारे पास सेंट्रोसोम, फर्ज करेंगे ये हमारा सेंट्रोसोम है, ठीक है। G1 फेज के अंदर क्या होगा। G1 फेज के अंदर सेल ग्रो करेगा साइज के अंदर, सेल ग्रोज इन साइज, सेल अपने आप को ग्रो करवाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑर्गेनेलिस जो है वो अपनी डुप्लीकेट्स तैयार करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेलिस अपना डुप्लीकेट्स तैयार करेंगे। ये फर्ज करें ये ये ये, ठीक है। सेल ग्रो करेगा साइज में, अपने डुप्लीकेशन तैयार करेगा, स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जो हमें चाहिए होंगे, बट डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज के अंदर नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए हमें एस फेज चाहिए,
दूसरा फेज जो कि एस फेज है, हमें नाम से ही जाहिर है कि ये एस फेज, एस फॉर सिंथेसिस फेज। कौन सा फेज है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज है तो इसमें कोई ना कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है। अब अगर हम गौर करें, अगर हम गौर करें तो हम नोट करते हैं कि क्या चीज सिंथेसाइज हो रही है। ओके, यहाँ पे जो हमारा सेल है ये हमारा था जी डीएनए। ओके, लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट द न्यूक्लियस। ये अपनी कॉपी तैयार कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि क्रोमोसोम नंबर्स डबल हो गए हैं और डुप्लीकेशन हो गई है, वो हमारी एस फेज के अंदर होती है। ठीक है, एस फेज के अंदर एक और काम हो रहा होता है। ठीक है, ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रियोल्स यहाँ पे लोकेट होते हैं, ये भी अपनी जो कॉपी है ये यहाँ पे तैयार करेगा। ठीक है, ये भी अपनी जो है ये कॉपी इसी फेज में एस फेज के अंदर तैयार करेगा। बाकी तो ऑर्गेनेलिज ये पहले ही G1 फेज के अंदर डुप्लीकेट हो चुकी होंगी हमारे पास। ओके, लाइक गोल्गी बॉडीज एंड और भी जो सेल की बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सब कुछ क्या होगा, डुप्लीकेट हमारे पास हो चुका है। ओके, अब एस फेज के अंदर जब हमने डीएनए सिंथेसाइज कर लिया, एक्चुअल में यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, डीएनए क्या है जी, क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है जी, क्रोमेटिन क्या है। तो इस चीज़ के बारे में हमें पहले क्लियर होना पड़ेगा, अपना कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ का कंसेप्ट जो है ये मैं आपको बड़े इजी वे में बताता हूँ कि ये एक्चुअल में क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है और डीएनए क्या चीज़ है, जीन्स क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। नाउ सपोज करें हमारे पास ये न्यूक्लियस, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये सारी यहाँ पे ये डीएनए के अंदर स्टोर है। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा बच्चे, जब डिवाइड नहीं कर रहा तो हमारा डीएनए इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन की सूरत में, ये जो है। ठीक है, ये आप समझ लेंगे बिल्कुल जिस तरह डोर या जो है धागा जो है उसका बिल्कुल एक मैश टाइप गुच्छा बना हुआ है। ठीक है ना, इसने अपने आप को थ्रेडिंग की सूरत में न्यूक्लियस के अंदर कंपैक्ट किया हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन जो है जब सेल डिवीजन के सेल डिवाइड करेगा, प्रोफेज में जाएगा, तो ये अपने आप को कंडेंस करेगा। ठीक है, कंडेंस करके ये अपने आप को थ्रेड्स की सूरत में हमें अपीयर होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस वन। ठीक है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी डायग्राम आप लोगों ने अक्सर इस तरह से देखी होगी। ठीक है, तो इस तरह के हमें नजर आएगा डिवीजन के टाइम पे, इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर और इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या है और ये क्या है। बच्चे ये जो क्रोमैटिन है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, एक्चुअल में जो मैंने आपको ये सिंथेसिस एस फेज में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है, ये डुप्लीकेशन क्या है एक्चुअल में, ये जो मैश बना हुआ है, ये जो रैप कर रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये क्रोमोसोम से ही है। ठीक है, जो कि यहाँ पे अनकंडेंस्ड फॉर्म में है और प्रोफेज में ये कंडेंस्ड हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो क्रोमैटिन है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये डीएनए के सेगमेंट से, अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो ये एक्चुअल में डीएनए है हमारा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। अगर हम इसको जूम करके देखें, एक्चुअल में ये हमारा डीएनए है। ठीक है, इसको फर्दर इसको हम धागे को अगर स्टडी करें तो ये हमारा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड। ओके,
ठीक है। तो डुप्लीकेशन से क्या मुराद है, लेट अस सपोज कि ये हमारा ये एक सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, ये अनडुप्लीकेटेड है, अभी ये क्रोमोसोम नंबर हमारे डबल नहीं हुए, ठीक है, एस फेज से पहले। ये अगर हम इसको कंडेंस करके देखें तो ये इस फॉर्म के अंदर हमें नजर आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं अनडुप्लीकेटेड डीएनए, जिसमें इस एस फेज के अंदर ये अपनी डुप्लीकेशन कैसे करता है, जो हम बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेट कर गया, क्रोमोसोम्स नंबर्स डबल हो गए, ये एक्चुअल में ये स्टैंड और ये स्टैंड है, ये मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ, like in this ways, unwinded ways। अब ये सेल्स अपने न्यू स्टैंड्स भीतर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यू स्टैंड्स जो है वो सिंथेसाइज हो गए, और अब इसका स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से बनना है, लाइक दिस वे, ठीक है। ये है अनडुप्लीकेटेड और ये है डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी डुप्लीकेशन के जरिए क्रोमोसोम्स नंबर को इसी तरह से डबल करता है, जो हमारे अंदर 23 पेयर्स है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम्स डिवीजन से पहले एक मैश के तौर पर क्रोमैटिन की फॉर्म में इस तरह अरेंज्ड होते हैं, और जब हम सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये अपने आप को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। इससे पहले ये जो हमें हमें हमेशा क्रोमोसोम इस सूरत के अंदर नजर आएंगे डिवीजन के टाइम, क्योंकि जब वो अपीयर होगा तो वो पहले ही डुप्लीकेट कर चुका होगा, इस फॉर्म के अंदर हमें नजर नहीं आएगा, हमें हमेशा डिवीजन के टाइम वो इस फॉर्म के अंदर नजर आएगा। तो ये एस फेज में ये जो डुप्लीकेट करता है क्रोमोसोम्स वो ये है, ठीक है। और अब आपका जो है क्रोमोसोम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम सब ये चीज़ें ही हैं, सिर्फ अपने स्ट्रक्चर की वजह से ये डिफरेंट है। और ये क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें, अगर हम इसको मज़ीद जूम इन करके देखें तो ये हिस्टोन पार्ट प्रोटीन्स हैं, जिनके ऊपर हमारा डीएनए इस तरह से रैप किया हुआ होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ओके, दिस इज द सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब हम अगर अब हमने देख लिया जी, हमारे पास एस फेज के अंदर हमारा डीएनए भी डुप्लीकेट कर चुका है और क्रोमोसोम्स नंबर भी हमारे डबल हो चुके हैं। अब हम G2 फेज के अंदर, G2 फेज जो है इंटरफेज का, उसके अंदर इंटर होगा, उसमें क्रोमोसोम को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए है, वो उसके लिए हम स्पेसिफिक प्रोटीन्स तैयार करते हैं G2 फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेल जो है वो माइटोसिस के अंदर दाखिल होता है, माइटोसिस के अंदर अब सेल जब दाखिल होगा तो अब हमारा सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार है। अब हम अगर अपने सेल पर गौर करें, माइटोसिस, अब हम माइटोसिस को अगर अपने जहन में लाएं और इस पर गौर करें तो सबसे पहले माइटोसिस के जो है ये हमारे पास दो मराहल है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, और साइटोकिनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। हम सबसे पहले कैरियोकिनेसिस को देखते हैं कि माइटोसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस किस तरह से टेक प्लेस करती है। सबसे पहले हम प्रोफेज के को स्टडी करेंगे, ओके। इंटरफेज के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सेल है वो अपना डीएनए भी रेप्लिकेट कर चुका है, डीएनए भी रेप्लिकेट कर चुका है, यहाँ पे हमारे पास फाइन कॉपीज ऑफ डीएनए भी मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स नंबर जो डबल हो चुके हैं वो अभी हम देखेंगे।
हमारा जो सेंट्रोसोम था वो डुप्लीकेट कर चुका है, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं जो हमें डिवीजन्स के लिए चाहिए, ठीक है, जो यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज करते हैं, जो कि हमें डिवीजन के लिए नेसेसरी है। ओके, अब प्रोफेज के अंदर होगा क्या? इंटरफेज में जो हमारा क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं थे, ठीक है, और उस वो क्रोमैटिन के फॉर्म में थे, अब प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम्स हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे प्रोफेज के स्टार्ट में, ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल सेंट्रोमियर से अटैच्ड फॉर्म के अंदर नजर आएंगे। अब हम ये जो क्रोमैटिन है ये जस्ट लाइक क्रोमोसोम इसके अंदर हमें अपीयर होना शुरू हो जाएंगे डुप्लीकेटेड। ये डुप्लीकेटेड और अनडुप्लीकेटेड का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपका क्लियर करवा दिया है, ठीक है। ये हमारे 46 पेयर जो है यानी कि ये हमें इस तरह से अब नजर आएंगे न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम की फॉर्म में जाहिर हो जाएगा हमें, ठीक है, प्रोफेज के अंदर। दूसरी जो अहम चीज होगी वो इसकी वॉल होगी, न्यूक्लियस की वॉल के रिलेटेड जो है ये न्यूक्लियस वॉल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ओके, न्यूक्लियस की जो वॉल है वो खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियोलाई जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ये भी डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई भी हमारा डिसअपियर हो जाएगा। और ये जो सारा प्रोसेस, ये जो सारा न्यूक्लियस के अंदर मादा है, जो भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, ये सारी साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएंगी। अब जब रिलीज हो जाएंगी तो हमारा साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, मोर विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। प्रोफेज के एंड पे आपको सेल कुछ इस तरह से नजर आएगा, न्यूक्लियस खत्म हो चुकी है उसकी वॉल, ठीक है, आपको क्रोमोसोम्स प्रोफेज के एंड पे जस्ट लाइक दिस हमें नजर आएंगे, ठीक है, हमारे ये सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रियोल जो है ये हमें नजर आएंगे, ठीक है, इसमें से ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये सेंट्रियोल से निकलते हैं जो कि क्रोमोसोम से अटैच होंगे, वो मैं आपको मेटाफेज में बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अभी सेल के अंदर बाकी चीज़ें हैं, बाकी ऑर्गेनेलिज हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली जो डिवीजन में हमें क्रोमोसोम्स और ये सेंट्रियोल्स की ज़रूरत है इसको समझने के लिए तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं अभी। ओके, अब हमने प्रोफेज में क्या सीखा कि हमारी न्यूक्लियस की जो वॉल है, ठीक है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हमारी डिसअपियर हो चुकी है। दूसरा हमारा क्रोमैटिन जो था वो क्रोमोसोम्स के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अब हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। हमारा ये जो न्यूक्लियस के अंदर मवाद था ये सारा साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया है, जिससे हमारा साइटोप्लाज्म क्या हो गया है, विस्कस हो चुका है, ठीक है। और ये हमारे सेंट्रोसोम जो था वो तो डुप्लीकेट पहले इंटरफेस के अंदर ही हो चुका था, वो एक दूसरे से गेट्स अपार्ट होते हैं, अलहदा होते हैं और दूसरे किनारों की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा प्रोफेज जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा मेटाफेज है। अब हम मेटाफेज बहुत ही इजी है, ठीक है। अब हम अगर अपना स्ट्रक्चर देखें क्रोमोसोम का, अब हम मेटाफेज की बात कर रहे हैं। मेटाफेज हमारा जो क्रोमोसोम है वो अब एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर है, ओके, दिस वे, ठीक है। हमारे क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है। मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को सेल के इक्वेटोरियल रीजन के अंदर अरेंज कर लेंगे एक लाइन के अंदर। मैं यहाँ सारे क्रोमोसोम्स तो नहीं बना सकता उसके पेयर्स,
तो आपको समझाने के लिए इस इक्वेटोरियल प्लेट इस रीजन के अंदर अपने आप को अलाइन कर लेंगे, अपने आप को यहाँ पे तरतीब दे लेंगे, ठीक है। और जो हमारा सेंट्रोसोम्स है, ये हमारा सेंट्रोसोम्स है, ये अपने आप को सेल के दोनों पोल्स की तरफ ले जाएगा। ये अपने आप को सेल्स के पोल्स की तरफ ले जाएगा जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स ने ओरिजिनेट होना है, ठीक है। जो सेंट्रियोल से अवे हो जो सेंट्रियोल से अवे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब मेटाफेज के अंदर क्या बना, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को तरतीब दे लेते हैं सेल के इक्वेटर के ऊपर, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। सेंट्रोस और सेंट्रोमेयर क्रोमेटिड सब कुछ हमारा विजिबल है और हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और बातें थोड़ी सी समझाऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है इसको अगर हम देखें, अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, ये इसका एरिया है। फर्ज करें क्रोमोसोम ने अपने आप को तरतीब दिया हुआ था, ये जो यहाँ पे एरिया होता है इसको यहाँ पे होता है काइनेटोकोर, ठीक है। ये काइनेटोकोर एरिया होता है सेंट्रोमियर के अंदर, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होंगे। अब आप देखें कि ये क्रोमोसोम्स ने अपने आप को तरतीब दिया हुआ है। अब हम दो क्रोमोसोम, ये प्लेट के अंदर क्रोमोसोम्स ने अपने आप को तरतीब दिया हुआ है जी, ठीक है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे अपने आप को अटैच करते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को यहाँ पे अटैच करते हैं इस रीजन पे, चूंकि ये काइनेटोकोर है तो इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। ये इसके साथ अटैच हो चुके होते हैं मेटाफेज के दौरान। ये अपने आप को इस रीजन के अंदर ये इक्वेटोरियल प्लेट बना चुका है, क्रोमोसोम्स इसके साथ अटैच हो चुके हैं। जो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोल एक दूसरे से मूव अपार्ट हुए थे, उन्होंने अपने स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे निकाल दिए हैं जो यहाँ पे कैनेटोकोर के साथ लग चुके हैं, ठीक है। ये वाले तो हो गए कैनेटोकोर फाइबर्स। दूसरे फाइबर जो यहाँ पे इनके साथ अटैच नहीं होते बल्कि आपस में इंटरमिंगल होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, इनका कैनेटोकोर से कोई भी राबता नहीं होता, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स अपने आप को इस तरह रीजन इस लाइन के अंदर अरेंज कर देते हैं। 46 लाइंस अगर आप एज्यूम करें, इसी तरह क्रोमोसोम्स को एज्यूम करें, ये हमारा पास स्ट्रक्चर मेटाफेज के दौरान बन चुका होता है। तो मेटाफेज में हमने क्या स्टडी किया कि हमारे क्रोमोसोम जो प्रोफेज में अपीयर हुए थे वो अपने आप को इस लाइन के अंदर अरेंज करते हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं उनसे हमारे स्पिंडल फाइबर्स ये यहाँ पे आके जुड़ते हैं, जो कैनेटोकोर से जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर पे जो हिस्सा होता है उसको हम काइनेटोकोर फाइबर्स बोलते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उनको हम पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं जो कि है एनाफेज। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है माइटोसिस का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो क्रोमोसोम जिनके साथ अटैच था हमारा ये स्पिंडल फाइबर्स, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हमारे यहाँ पे अटैच थे कैनेटोकोर फाइबर से, ठीक है ना। लेट अस सपोज ये हमारे पास अटैच थे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना था,
ये केराटोकोर फाइबर जो है ये अपने आप को कंडेंस करेंगे, ये इसको अपनी तरफ जिस सेंट्रियोल ने इसको स्पिंडल फाइबर को यहाँ पे अटैच किया, ये अब अपने आप को इस तरह खींचेगा, ये यहाँ से एक दूसरे को खींचते हैं, ये यहाँ से ये इसको इधर को खींचेगा और ये इसको इधर को खींचेगा, जिससे ये सेपरेट हो जाएंगे, जिससे ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, हमारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ये अपने इनको अपने इस पोल की तरफ खींच के ले आएगा, और उसी टाइम हमारे ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सटेंड होंगे, फर्दर डिले होंगे, ये लाइक अगर हम सोचें गौर करें तो हमने इसको एक दूसरे से अलग करना, हम इसको खींचते हैं और ऊपर से इसको ढील दे रहे हैं, ठीक है, इससे हमें हमें क्या होगा, हमारे जो ये पेयर्स हैं ये यहाँ पे अलहदा अलहदा हो जाएंगे, क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाएंगे एनाफेज के अंदर, जो अपने अपने पोल्स की तरफ आ जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी सेपरेट हुए हैं, ठीक है, ठीक है, अभी तक ये इस तरह हमारे पास अपीयर हो जाएंगे, ठीक है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ इस तरह से ये अटैच है कैनेटिक फाइबर जो इनको खींच के लाए हैं, ओके, ठीक है, वो इसको खींच रहे हैं, इसी तरह से ये वाले क्रोमोसोम्स हैं, एनाफेज के दौरान क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना, सेपरेशन हो जाएगी, और ये किस वजह से हुई, इस सेपरेशन क्यों हुई, क्या प्रोसेस हुआ, हमारे कैनेटोकोर फाइबर्स अपने पोल्स की तरफ कंडेंस हो गए, उन्होंने उसको एनर्जी दी और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स उसी टाइम पर एक्सटेंड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें हमारे क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलहदा हो गए, ठीक है ना, वो अपने अपने पोल्स की तरफ मौजूद है, ठीक है, अब हम गौर करें तो अब हम अपने टीलोफेज के अंदर अगले प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे, जो क्या है टीलोफेज, टीलोफेज क्या है जी, ये प्रोफेज का उल्ट है जी, ठीक है ना, रिवर्स ऑफ टीलोफेज, ओ सॉरी प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ये टीलोफेज जो है ये प्रोफेज का रिवर्स है, अगर हम गौर करें तो प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था, प्रोफेज के अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हुई थी, ठीक है, और हमारा जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स अपीयर हुए थे, ठीक है, अब हम अगर सेल पे गौर करें, हमारे सेल के अंदर हमारे क्रोमेटिड्स यहाँ पे अपने अपने पोल्स की तरफ मौजूद है, ठीक है, ये वो हमने एनाफेज के बाद हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है, ओके, अपने अपने पोल्स की तरफ जा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल क्या करेगा, टीलोफेज के अंदर ये कंडेंस हो जाएंगे, ये दोबारा कंडेंस हो जाएंगे, ये सारे दोबारा क्रोमेटिन की फॉर्म में अपीयर की फॉर्म में चले जाएंगे, मैश बन जाएगा इनका, यानी कि अब हमें ये फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं, फाइन स्ट्रक्चर के अंदर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, इनके इर्द गिर्द दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोलाई गायब हो चुका था वो भी हमें यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, यानी प्रोफेज का उल्ट होगा, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा जो मटेरियल जो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा क्या होगी, इन दोनों पोल के क्रोमेटिड्स के इर्द गिर्द दोबारा बन जाएगी, और ये हमारे से अब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद है, डॉटर न्यूक्लियाई, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, और अभी तक हमारा सेल जो है वो कैरियोकिनेसिस कंप्लीट कर चुका है, जबकि अभी हमारी साइटोकिनेसिस नहीं हुई, हमारा साइटोप्लाज्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपको याद है कि यहाँ पे सेंट्रियोल थे जिन्होंने ये सारा फंक्शन परफॉर्म किया स्पिंडल फाइबर्स की वजह से, ठीक है,
यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे, जो अवे निकले थे, एक तो थे किनेटिक और फाइबर जो यहाँ पे क्रोमोसोम से जुड़े थे, ठीक है, एक थे पोलर जो आपस में इंटरमिंगल हुए थे, ठीक है ना, दूसरी साइड से। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो थे, इनका क्या फंक्शन था? अब साइटोकिनेसिस के लिए, अब हम साइटोकिनेसिस को देखें, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसने जो डिवाइड होना है दो हिस्सों के अंदर, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सिग्नल भेजते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ओके, ठीक है, सेल सिग्नलिंग होती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्लीवेज फ्लो बनती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, ये हिस्से आपस में इंटरमिंगल होते हैं और एनिमल सेल के अंदर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के सिग्नलिंग सेंड करने के बाद साइटोकिनेसिस अंजाम पाती है, ठीक है ना। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये इक्वेटोरियल रीजन के अंदर सिग्नल्स भेजते हैं जिससे हमारी क्लीवेज फ्लो बनती है और वो आहिस्ता 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 क्या होती है, ये डीप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हमारा डॉटर न्यूक्लियाई तो पहले ही यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए हमारा डुप्लीकेट होने के बाद, ये सारा सेपरेट होने के बाद मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता डीप होती है और ये सेल सेपरेट हो जाते हैं और हमारे पास टू सेल्स बन जाते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो माइटोसिस का डिफरेंस ही यही है मियोसिस से कि ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को इंश्योर करता है डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में आपको मिलते हैं। पहले इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट जब हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, उसके बाद माइटोसिस में उनको सेपरेट किया जाता है एनाफेज के दौरान, दो पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद दोनों के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवेलप हो जाती है और बाद में साइटोकिनेसिस के जरिए सेल्स एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारी माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। अब माइटोसिस के जरिए ये जो सेल हमारे पास बनते हैं, ठीक है, ये माइटोसिस के जरिए हमारे पास ये जो एक सेल था, इससे हमारे टू डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे हमारे इस सेल के, ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके अंदर होंगे, इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। तो माइटोसिस इज सेल डिवीजन which ensures the same number of chromosomes in daughter cells, ठीक है। ये माइटोसिस जो है ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को इंश्योर करती है हमारे लिए, ठीक है। तो माइटोसिस किस लिए ज़रूरी है? माइटोसिस हमारे लिए एग्जैक्ट प्रोसेस जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपेयर ऑफ सेल्स इसकी वजह से होता है, सेल ग्रोथ इसकी वजह से होता है, टिश्यू कल्चर क्लोनिंग में हम माइटोसिस से हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। हम जो ग्रो करते हैं साइज के अंदर, हमारी जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, कभी आपने गौर किया है जब हम छोटे हुए थे, हमारा हाथ बहुत फिंगर साइज छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता ये सेल डिवीजन इनके अंदर होती है कंटिन्यूसली प्रोसेस। हमारे सेल्स पहले ग्रो करते हैं साइज के अंदर, फिर डिवाइड करके हम थ्रू आउट द लाइफ हमारी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो वो हीलिंग जो है वो माइटोसिस के जरिए होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल्स इसके जरिए होती है, रीजनरेशन हमारी जो है वो माइटोसिस के जरिए होती है। तो माइटोसिस की अहमियत में क्या है, अगर हम गौर करें, हमारी रीजनरेशन, जिस तरह आपने देखा स्टार फिश तो टोटली अपने सारे पार्ट्स को रीग्रो करवा लेती है, ठीक है ना, सेल ग्रोथ, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स, ठीक है, टिश्यू कल्चर क्लोनिंग,
ये सब किससे हेल्प लेते हैं, यानी ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये माइटोसिस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे अंदर होती रहती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ माइटोसिस जो है वो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कंसेप्ट है अब टोटल समझ के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, बायोलॉजी की और बाकी सब्जेक्ट्स की। किसी भी किस्म की हेल्प के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की मुफीद वीडियो से अपडेट होते रहें। शुक्रिया जी।